हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेन और हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज होगा 30.1 केसीसी ना क्लास 12th। तो चलिए हम लोग प्लेन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन होता क्या है। ये जो एक फ्लैट सरफेस होगा, इस तरह का मान लो एक फ्लैट सरफेस हमने लिया, तो ये जो फ्लैट सरफेस है इसको बोलेंगे प्लेन है। ठीक है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा क्या है, प्लेन है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अगर ये प्लेन है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा ना वही इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है ना। तो ये जो प्लेन है, ये जो फ्लैट सरफेस ये क्या है, प्लेन है। इस पे जो परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग इस तरह से, है ना, तो इसको नॉर्मल बोलेंगे। तो यही नॉर्मल क्या है, इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, इस प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड है तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, इसका नॉर्मल कहलाएगा। यही इसका डायरेक्शन होगा। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, यानी कि इसके जो परपेंडिकुलर के पैरेलल कोई भी लाइन होगा ये इसका डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। यानी कि प्लेन का जो डायरेक्शन होता है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो क्या सिर्फ इधर ही हो सकता है डायरेक्शन? नहीं, इसके पीछे भी हो सकता है। जैसे मान लो ये प्लेन है तो इसका डायरेक्शन ऊपर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, इसके नीचे भी, है ना। एक नीचे अगर हम ले लें इस तरह से नीचे, तो ये भी आपका नॉर्मल वेक्टर होगा। तो एक प्लस साइन में हो जाएगा, एक माइनस साइन, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, यानी कि प्लस माइनस दोनों होगा इसका डायरेक्शन। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। प्लेन को हम किसी चीज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना। अगर हमें मानना होता है प्लेन तो कुछ मान लेते हैं इस तरह से कि सिग्मा ये हमारा प्लेन है। कभी हम लोग पाई भी नाम देते हैं कि ये प्लेन है हमारा, है ना। प्लेन को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं अगर जरूरत हुआ तो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो आपको दिख रहा है ए बी सी, जो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशियंट है वो क्या है, वो डायरेक्शन रेशियो है। किसका डायरेक्शन रेशियो है? प्लेन के जो परपेंडिकुलर यानी कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, आप ऐसा कह सकते हो। यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन तो हो गया। अब हम लोग प्लेन का इक्वेशन देखते हैं इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि एक्स एक्सिस को प्लेन जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे प्लेन इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वाई इंटरसेप्ट होगा। प्लेन जो है जेड एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका जेड कोऑर्डिनेट, उसको हम लोग जेड इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए जो है स्मॉल ए, यहाँ पे हमने लिया है एक्स इंटरसेप्ट, है ना, एक्स इंटरसेप्ट है। और स्मॉल बी जो है वो है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने सी लिया है जेड इंटरसेप्ट। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। आप लोग अगर 2D पढ़े हो, 2D ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते थे इंटरसेप्ट फॉर्म में। उसमें क्या था इक्वेशन, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पे हम लोग प्लेन का इक्वेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे तीनों डायरेक्शन होगा एक्स वाई जेड, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहाँ पे ये जो हमारा ए बी सी है ये क्या है, ये हमारा इंटरसेप्ट है। ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, और सी क्या है, जेड इंटरसेप्ट है ना। आपको ये ध्यान रखना है। तो अब ये फॉर्मूला यूज कब करेंगे, जब अगर हमें इंटरसेप्ट दिया हो, एक्स इंटरसेप्ट दिया हो, वाई इंटरसेप्ट दिया हो, जेड इंटरसेप्ट दिया हो, और हमें क्या पूछे, प्लेन का इक्वेशन पूछे, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है ना। अगर तीनों इंटरसेप्ट दिया है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट, और प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो
अब अगर यहाँ पे कोई पूछ दे कि एक्स वाई प्लेन, ये भी तो एक प्लेन है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आप देखो नोट में आपको 2-3 लाइन आपको याद रखना है पहले से कि पहला इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन है ना। चलो एक्स वाई प्लेन ले लेते पहले। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो जो हमारा एक्स वाई प्लेन होगा उसमें क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, सही ना। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा जेड इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है जेड इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, सेकंड नंबर इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन लेते हैं ना, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में क्या होगा कि y का कोऑर्डिनेट होगा, z का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x का कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो। उस प्लेन पे हर एक जगह x की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, थर्ड नंबर कि इक्वेशन ऑफ जेड प्लेन है ना, इक्वेशन ऑफ जेड प्लेन, ठीक है। तो जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो जेड प्लेन में जो है जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब इसमें जेड प्लेन में हर जगह वाई इक्वल टू जीरो होगा, तो इसलिए इसका इक्वेशन हो गया वाई इक्वल टू जीरो, जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन है इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्स ओ वाई, यहाँ पे ओ का मतलब ओरिजिन है, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाई जेड प्लेन को वाई ओ जेड भी लिखा जा सकता है, जेड एक्स प्लेन को जेड ओ एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप बताओ ये फार्मूला कब यूज करना है, ये फार्मूला तब यूज करना है जब हमें एक्स इंटरसेप्ट दिया रहे, वाई इंटरसेप्ट दिया रहे और जेड इंटरसेप्ट दिया रहे और प्लेन का इक्वेशन निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और ये क्या है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इज इक्वल टू जीरो होता है, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो होता है और जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग अगले फॉर्म पे आते हैं जो है नॉर्मल फॉर्म। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नॉर्मल फॉर्म पे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो हमारा अब अगला फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या दिया रहेगा और हम लोग प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे इस पे बात कर रहे हैं। देखो आपको क्या दिया रहेगा, ये मान लो प्लेन है, ये एक हमने एक प्लेन ले लिया। अब इस प्लेन पे क्या दिया हुआ है, तो दो चीजें दिया रहेगा, ठीक है। ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन पे क्या दिया है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ दे दिया है। इस प्लेन पे ओरिजिन से, ये मान लो ओरिजिन है तो ओ है, यहां से परपेंडिकुलर लेंथ इस पे दिया हुआ है। ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो है डी। डी क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन है। अच्छा, अब इस प्लेन पे एक इसके इस प्लेन का जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर जो होगा उसी का डायरेक्शन होगा, यानी इसका इस पे जो नॉर्मल होगा वही इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर दे रखा है, सही ना, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है यानी नॉर्मल वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर दे रखा है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये कैप हो गया है ना, एन कैप दे रखा है, एन वेक्टर नहीं एन कैप लिए। एन कैप क्या है, ये जो प्लेन है इस पे जो परपेंडिकुलर है उसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि यूनिट वेक्टर के जो हमारा आई जे के का जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर लिया है, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ है डी, और इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि जो नॉर्मल होगा उसका यूनिट वेक्टर दिया हुआ है एन कैप। तो हमें इस प्लेन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि इस प्लेन पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लेना होगा। तो एक मान लो एक वेरिएबल पॉइंट ये आर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वेरिएबल पॉइंट आर है, इसको हमने आर वेक्टर बोल दिया। अब ये आर वेक्टर होगा क्या, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये कोई एक वेरिएबल पॉइंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा गिवन डेटा है और ये जो वेरिएबल पॉइंट है इन तीनों के बीच रिलेशन क्रिएट करेंगे। जो रिलेशन होगा वही इस प्लेन का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो रिलेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ आर को ओ से, ठीक है ना। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये ओ आर एक वैक्टर हो गया है ना, ओ आर एक वैक्टर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, इससे ज्वाइन कर दिया,
ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पे ये जो ये तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये जो क्या है, ये जो डी वेक्टर क्या है, डी क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है। तो ये जो ओ, इसको नाम पी देता है, ठीक है ना। ये जो ओपी है, वो ओपी है, वो क्या है, इसी प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर तो है। तो इसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ इस प्लेन पे जितना भी वेक्टर होगा सभी पे ये परपेंडिकुलर होगा। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखो, आपको ऐसा फील होगा ये जो ओपी है, ओपी है वो ओ आर का प्रोजेक्शन है ना, या फिर आप कंपोनेंट कह सकते हो। ये मान लो अगर ये थीटा है, तो ये जो ओपी है वो क्या है, ओ आर का ये कंपोनेंट है। सही है। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो हमारा ओपी है ये ओ आर का प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ओपी है, ओपी वो क्या है, ओ आर का कंपोनेंट ले लेंगे, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इनटू में कॉस थीटा, है ना। ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा इनटू में कॉस थीटा, ठीक है ना, किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा। चलिए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा क्या है, इन दोनों पे मान लो कि ये एक वेक्टर इस तरह से, है ना। तो ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच का ये एंगल है। तो यहाँ पे ये एंगल निकालने के लिए ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, है ना, और उसको डिवाइड कर देंगे दोनों का मैग्नीट्यूड से। तो अब देखो ये जो वेक्टर है वो इसी के, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक डॉटेड लाइन इस तरह से दिखा दिए, यही क्या है आपका एन कैप के बराबर होगा, क्योंकि ये और इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सही ना। तो हम लोग ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है ना, ओ आर वेक्टर, और ये जो हमारा एन कैप है, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। सही ना। अब कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, तो जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ओ आर वेक्टर तो सही है, इसको हमने ओ आर वेक्टर ही छोड़ दिया। अब ये जो कॉस थीटा, वो थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि ओ आर वेक्टर का डॉट लेंगे एन कैप के साथ और डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन कैप का मैग्नीट्यूड, है ना। क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला यही होता था, क्या, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में, ठीक है। तो देखो यहां से ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये और ये कट जाएगा, तो और ये जो हमारा एन कैप का मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा ओ आर वेक्टर डॉट एन कैप, है ना, और ये हो जाएगा ओपी। अच्छा, ओपी किसके बराबर है, डी के बराबर है, यानी कि ओ आर वेक्टर। अच्छा, ओ आर वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि आर वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, यानी कि ऑरिजिन वेक्टर, और डॉट एन कैप। तो यहाँ पे आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर वेक्टर है, तो यानी कि आर वेक्टर माइनस ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब 0 हो गया, इसका डॉट हो जाएगा किसके साथ, एन कैप के साथ। तो ये हो गया डी वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला निकल के क्या आया कि आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो ये रहा हमारा प्लेन का इक्वेशन, किस फॉर्म में, इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे ये डी क्या है, तो डी क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ऑरिजिन, फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है ना। और ये क्या है, एन, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन, या तो इन डायरेक्शन ऑफ प्लेन बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा ऑरिजिन से उस प्लेन पे, और उस प्लेन का यूनिट वेक्टर दिया रहेगा, है ना, उसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में। तो हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर मान लो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, मान लो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, तो जो आर वेक्टर है उसको एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के लिख देना है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखना है ना, कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, ये जो आर वेक्टर आया हुआ है इसको लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ठीक है ना, और डॉट, और ये जो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के जो आई जे के का जो कॉफिशिएंट होता है उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे एल एम एन यूज कर लेते हैं, तो एल आई प्लस एल एम जे प्लस एन के और इज इक्वल टू हमारा डी हो जाएगा। तो ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, इसको सॉल्व कर देना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
अच्छा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अब अगले फॉर्म पे बात करेंगे। अब हम लोग अगले फॉर्म पे बात करेंगे, उस फॉर्म का नाम है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, यानी प्लेन पे एक पॉइंट दिया रहेगा और उसका नॉर्मल दिया रहेगा। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या दिया रहेगा वो सुनना, तो पॉइंट दिया रहेगा और उस प्लेन का नॉर्मल दिया रहेगा, ठीक है। जैसे देखो, मान लो कि ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये हमने एक प्लेन ले लिया इस तरह से, और इस प्लेन का नॉर्मल दिया हुआ है ना, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर नहीं, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इससे पहले हमने नॉर्मल फॉर्म में यूनिट वेक्टर लिया था, एन का यूनिट वेक्टर यानी एन कैप लिया था, यहाँ पे हमने वेक्टर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, और इस पे कोई पॉइंट दिया हुआ, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मान लो ये पॉइंट ए है और इसका पोजीशन वेक्टर हमने ए वेक्टर मान लिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो ये दो चीजें दिया हुआ है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया है और प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट भी दे दिया है, और हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें क्या करना होगा कि इसी प्लेन पे एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा, और इस वेरिएबल पॉइंट को हमने आर नाम दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के बीच जो रिलेशन क्रिएट करेंगे वही हमारा इक्वेशन होगा। तो एक चीज आप समझ लो कि ये जो प्लेन है इस पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, एन वेक्टर है। तो इस प्लेन पे जितना भी वेक्टर होगा वो वेक्टर पे, उस वेक्टर पे ये जो नॉर्मल क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन पे एक वेक्टर ये है ना, तो यहाँ पे मान लो कोई एक नॉर्मल ये दिया हुआ है, तो ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल इसके भी तो परपेंडिकुलर हुआ है ना। तो इस प्लेन पे जितना भी वेक्टर होगा वो वेक्टर जो है इस पे जो नॉर्मल होगा उस पे परपेंडिकुलर ही होगा। इसका मतलब ये जो एन कैप है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस पे, तो इस पे, ये जो हमारा ए आर वैक्टर हम ले लेंगे इस तरह से, तो ये जो ए आर वैक्टर होगा, ए आर वैक्टर होगा, वो ए आर वैक्टर जो है नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा, या फिर आप ये कह सकते हो नॉर्मल जो है वो ए आर पे परपेंडिकुलर होगा। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या लेते थे हम लोग, जीरो लेकर चलते थे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो ए आर वैक्टर है, ए आर वैक्टर है वो एन कैप के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना लेके चलेंगे, जीरो लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ए आर वैक्टर है इसको लिख सकते हैं आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हमने लिया हुआ है और माइनस ए वेक्टर का हमने ए वेक्टर लिया है, और इसका डॉट लेंगे एन वेक्टर के साथ इक्वल टू जीरो। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर डॉट एन का एन वेक्टर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना, जीरो। अच्छा, इसको उठा के इधर भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये आया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, सही ना, किस फॉर्म में, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पे ए क्या है, ए वेक्टर क्या है, ये आपका पॉइंट है ना, पॉइंट है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये जो एन वेक्टर है वो क्या है, नॉर्मल वेक्टर है ना, ये हमारा नॉर्मल है। तो आप ये ध्यान रखो, अगर प्लेन का इक्वेशन चाहिए है तो उस प्लेन पे अगर मान लो पॉइंट दे दे और नॉर्मल दे दे तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अब एक चीज और समझना आप, ये जो ए वेक्टर है और ये एन वेक्टर, ये नॉर्मल है, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कोई एक नंबर ही आएगा, क्योंकि ये पॉइंट है और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर निकल के आएगा, है ना। तो मान लो वो नंबर आपको क्या आया, मान लो कि डी आया, ठीक है ना। तो यहाँ बोल सकते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो आर डॉट एन इक्वल टू डी, यानी इसी फॉर्म में आपका इक्वेशन आएगा। ये कोई ना कोई नंबर ही आएगा, जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको स्केलर नंबर ही आएगा, तो वो स्केलर हमने मान लिया डी है, ठीक है ना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगर मान लो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में आया, वेक्टर फॉर्म में है, अगर इसको आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये जो हमारा आर वेक्टर है इसके जगह आप क्या रख दोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आप रख दोगे, ठीक है ना, और उसको सॉल्व कर देना, आपका ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और भी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 30.1 केसीसी ना क्लास 12। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हेडलाइन में लिखा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। देखो इसमें कुछ वेक्टर इक्वेशंस दिया हुआ है प्लेन का, हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको अभी बताया है कि जो आर वेक्टर होगा उसके जगह आपको क्या रख देना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ऐसा रख देना है और फिर सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो ये प्लेन का इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर वेक्टर को लिख देना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा लिख देना है। और इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, 3i प्लस 3j माइनस 4k कैप, ठीक है ना, इक्वल टू 0 है। बस इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 3x फिर प्लस में 3y माइनस में 4z इज इक्वल टू 0, और ये इसका आ गया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कुछ और भी क्वेश्चन इसमें से पूछता हूँ कि मान लो कोई पूछे कि ये जो आर वेक्टर के साथ ये जो चीज़ लिखा हुआ ये क्या है, तो ये नॉर्मल वेक्टर है। ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। जैसे अगर इसमें अगर पूछता कि नॉर्मल वेक्टर क्या है, तो इसमें नॉर्मल वेक्टर कौन हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 कैप, जिसको मैंने क्या बोला था, n वेक्टर बोला था, वही n वेक्टर है ये, सही ना। अब कोई पूछे इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल हमारे लिए सिर्फ आंसर ये इतना था, हमसे सिर्फ पूछा था कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, चलो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा है कि आर वेक्टर डॉट, अब यहाँ पे एक वेक्टर है वो s माइनस 2t इंटू आई कैप और प्लस 3 माइनस टी इंटू जे कैप, फिर प्लस अब 2s प्लस टी इंटू जे कैप, ठीक है। और जे कैप तो हो गया, के कैप है यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 15 है ना। इसको सॉल्व करना है, मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, आर वेक्टर को लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। बस अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, तो एस माइनस 2t आई कैप फिर प्लस 3 माइनस टी इंटू जे कैप और प्लस 2s प्लस टी इंटू के कैप और इक्वल टू कितना 15। तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, s माइनस 2t इंटू में x, फिर आ जाएगा 3 माइनस टी इंटू में और 3 माइनस टी इंटू वाई, और फिर अगला आएगा प्लस में 2s प्लस टी और इंटू में z आएगा, इक्वल टू कितना 15, और ये इसका आंसर हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें करना क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स व्हिच कार्टेशियन इक्वेशंस आर। इस बार कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में। तो नॉर्मल हमें पता करना पड़ेगा कि नॉर्मल वेक्टर क्या है। मैंने आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता था वो होता था x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशियंट है वही हमारा नॉर्मल वेक्टर का कॉफिशियंट है ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर होता था वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वेक्टर होता था, ठीक है ना। अब बाकी जो एक्स वाई जेड है इसको हम आर वेक्टर बोलते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस के कैप। ये जो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है वही हमारा नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर वेक्टर लिखेंगे और इसको डॉट ले लेंगे नॉर्मल के साथ, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप,
और इक्वल टू क्या है, सॉरी इसमें -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इक्वल टू 0 और ये इसका हो गया आंसर। आप चेक भी कर सकते हो। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 30.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये इसका आंसर हो गया है ना, तो बिल्कुल सही है, इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दिया। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड नंबर देखो इसमें क्या लिखा है, x माइनस थ्री वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा x का जो कॉफिशिएंट 1 है तो i कैप हो जाएगा, y का जो कॉफिशिएंट है -3j कैप, z का जो कॉफिशिएंट है 6k कैप हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन क्या होगा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा r डॉट, इसका डॉट लेंगे नॉर्मल के साथ, यानी कि i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसा हम लिखेंगे। और इक्वल टू क्या है 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है, और प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने अभी कुछ फॉर्म्स पढ़ा था, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, नॉर्मल फॉर्म पढ़े थे, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म पढ़े हैं, तो इन सब का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, इंटरसेप्ट्स दिया हुआ। इंटरसेप्ट्स बोले तो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट्स कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 2 3 एंड 4 है, 2, 3 एंड 4। तो x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, z इंटरसेप्ट 4 है। तो मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बताया है, क्या होता था x बाई ए बोले तो कितना 2, फिर प्लस y बाई बी बोले तो कितना 3, और फिर z बाई सी बोले तो कितना 4 है, इक्वल टू कितना 1। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यही क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। और ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब चाहो तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, और तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x और यहाँ पे 4y और प्लस में 3z इज इक्वल टू 1 है। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, स्पेस बचा हुआ यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट्स 3 ऑन y एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है 3 पे। देखो y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट होता क्या है, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही x इंटरसेप्ट होता है। y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y इंटरसेप्ट होता है। जेड इंटरसेप्ट क्या होता है, तो प्लेन जो है जेड एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वही जेड इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड पैरेलल टू किसके, ZOX प्लेन के पैरेलल है, ZOX प्लेन बोलने का मतलब ZX प्लेन। तो ZX प्लेन के पैरेलल है और y इंटरसेप्ट 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि ZX प्लेन नीचे है ना, तो इसके पैरेलल तो ऊपर होगा। तो किस एक्सिस को कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा, y इज इक्वल टू 3 पे कट करेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, है ना। इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। ये मैंने आपको बताया हुआ है इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि y एक्सिस को 3 पे कट करेगा और ZX के पैरेलल होगा। तो उस प्लेन पे जितना भी पॉइंट होगा सब का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही इसका इक्वेशन आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट इंटरसेप्ट 2 3 -4 ऑन द एक्सिस। यानी कि गिवन इंटरसेप्ट दिया हुआ है, गिवन इंटरसेप्ट दिया हुआ है और तीनों इंटरसेप्ट दिया हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट कितना है 2, है ना। तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर कितना है 3 और c बराबर कितना है
-4 है। तो ये एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट है। तो इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग इंटरसेप्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फार्मूला? एक्स बाई ए बोले तो 2 प्लस वाई बाई बी बोले तो 3 और प्लस जेड बाई सी कितना है? -4 इक्वल टू कितना? 1। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना, तो एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 माइनस जेड बाई 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा? 6 प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 12 और ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y माइनस 7z इज इक्वल टू 84। और इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्लेन का इक्वेशन है, क्या निकालना है? इंटरसेप्ट निकालना है, यानी कि x इंटरसेप्ट बताना है, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ भी निकालना है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, टू दिस लाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस नॉर्मल, और इस प्लेन के जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइन किसका बताते हैं? जो नॉर्मल वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा? नॉर्मल का यूनिट वेक्टर होगा, और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइंस होगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कि इसको इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट। कैसे निकालेंगे? तो देखो जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो उसका मतलब क्या है कि एक्स प्लेन जो है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो आपको ये ध्यान होगा, अगर प्लेन एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ इस प्लेन में y और z की जगह 0 रख दें तो जो x की वैल्यू आएगा वही x इंटरसेप्ट होगा। तो यहां लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y एंड z इज इक्वल टू 0, z पुट y इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। y और z दोनों को क्या कर दो? 0 कर दो। तो जैसे ही 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा? तो 3x इज इक्वल टू 84 आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगा 84/3। तो ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 8 3 24 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट यानी कि a की वैल्यू कितना आ गया? 24। x इंटरसेप्ट को हम लोग a बोलते हैं तो a की वैल्यू 24 आ गया। अच्छा, फॉर y इंटरसेप्ट, तो फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? पुट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x बराबर z बराबर 0 कर देंगे, x और z को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 4y जो इक्वल टू आ जाएगा 84। तो y जो इक्वल टू 84/4 आ जाएगा, यानी कि 21 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गया 21, y इंटरसेप्ट आ गया 21, है ना। a की वैल्यू 28, b की वैल्यू 21। अब देखो फॉर z इंटरसेप्ट, तो z इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पुट x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई दोनों को 0 कर देना होगा। जैसे ये दोनों 0 होगा तो -7z इज इक्वल टू 84 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 84/-7, तो माइनस ऊपर कर देते हैं, 7 नीचे। तो कितने बार में कटेगा? 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 एंड 12 बार में। तो यहाँ z की वैल्यू आ जाएगा -12। इसका मतलब c की वैल्यू यानी कि z इंटरसेप्ट आ गया -12। तो ये आ गया इसका इंटरसेप्ट। अब हमें निकालना है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो किसी प्लेन को जो कार्टेशियन फॉर्म में है उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखो आपको क्या करना है, देखो ये थ्योरी का पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखो मान लो कि आपके पास कोई जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस में d इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये आपको मान लो कोई जनरल इक्वेशन प्लेन में दिया हुआ है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको उठा के आप दूसरे साइड कर दो, cz इज इक्वल टू -d, सही ना। और ध्यान रहे इधर जो नंबर रहना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए।
अगर यहाँ पे d नेगेटिव है तब तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर d पॉजिटिव हुआ तो इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे d क्या है, नेगेटिव है, d क्या है, नेगेटिव है। अगर d नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं पॉजिटिव, क्योंकि उस साइड जो है जो वैल्यू निकल के आता था वो परपेंडिकुलर लेंथ होता है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, इसीलिए। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है कि एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है कितना है, ए बी सी है, तो आपको डिवाइड किससे करना है, अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये जितना आएगा इसी से दोनों साइड क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइड करना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस इंटू में क्या है, एक्स है, फिर यहाँ प्लस में b इंटू वाई, तो b यहाँ पे रहेगा और y तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे c इंटू जेड, इसको भी डिवाइड करना किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और इसके अंडर रूट, और इधर क्या आ जाएगा माइनस में d अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने d को नेगेटिव माना है, तो ये ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ कहलाएगा फ्रॉम द ओरिजिन, सही ना। अच्छा, तो परपेंडिकुलर लेंथ तो यहां से निकल जाएगा। उसके बाद इसमें क्या पूछा है कि नॉर्मल का यूनिट वेक्टर बताइए, तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए नॉर्मल निकाल लेंगे, उसके बाद यूनिट वेक्टर उसका निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ऑरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, जो हमारा इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y और माइनस सेवन जेड इज इक्वल टू 84 है। अब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे दोनों साइड, किससे डिवाइड करेंगे, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49, तो ये 25 प्लस 49 हो जाएगा। तो 49 प्लस 25 कितना आएगा, 9 5 14 4 बाकी 1 4 1 5 2 7 74, अंडर रूट 74 आएगा। तो रूट अंडर 74 से दोनों साइड इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा 3 बाई अंडर रूट 74 इंटू एक्स आ जाएगा, फिर 4y अपॉन में अंडर रूट 74, ठीक है ना, फिर माइनस में 7 बाई अंडर रूट 74 इंटू जेड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 84 बाई अंडर रूट 74। ध्यान रहे इधर पॉजिटिव वैल्यू है, अगर मान लो इधर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, उस माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो यही जो वैल्यू निकल के आया है यही क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि परपेंडिकुलर लेंथ है ना, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन टू द प्लेन इज इक्वल टू कितना, 84 बाय अंडर रूट 74 ये आ गया, सही ना। अब इसको आप चाहो तो काट पीट कर सकते हो, अगर ये रूट से बाहर आ गया तो इसको कटेगा तो इसको हम काट भी देंगे। चेक कर लेते किस फॉर्म में आंसर दिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, 84 बाय अंडर रूट 74 ही है। अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर पूछा है, तो नॉर्मल वेक्टर जो क्या होगा, जो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट आएगा वही हमारा क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, सॉरी यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर वो क्या आएगा, वो ये होगा, जो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट होगा उसी को हम आई जे और के साथ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या था उसने कि यूनिट वेक्टर पूछा या डायरेक्शन कोसाइन पूछा। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन पूछा था, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, जो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट निकल के आएगा वही डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो आप बोलो सर अभी तो आप बताए थे कि जो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन रेशियो होता है नॉर्मल का, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे हमने जो हमारा नॉर्मल था उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड किया है, तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा डायरेक्शन कोसाइंस होगा, है ना। तो यूनिट वेक्टर नहीं पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर पूछा है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, तो x का कोएफिशिएंट कितना 3/√74, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन कोसाइन एल हो गया, और m की वैल्यू 4/√74 ये हो गया, और n की वैल्यू क्या आ जाएगा -7/√74, और ये हो गया इसका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना, यानी कि हमने क्या किया, प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन कोसाइन हो गया किसका, नॉर्मल वेक्टर का, और इधर जो वैल्यू निकल के आता है वो परपेंडिकुलर लेंथ होता है फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द एक्सिस बाय द प्लेन। अच्छा, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, हमें इंटरसेप्ट्स बताना है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट बताना है ना, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस ऐसा लिखा है ना, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द एक्सेस। देखो हमें इंटरसेप्ट बताना है, तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई और जेड को जीरो कर देंगे, जैसे ही इसको जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगा 5/2, तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा 5/2। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, तो वाई को जीरो एक्स और जेड को जीरो कर दो तो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगा, तो वाई इंटरसेप्ट 5 हो गया। जेड इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, तो जेड इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स और वाई दोनों को जीरो कर दो तो जेड की वैल्यू कितना आएगा -5, तो ये आ गया आपका इंटरसेप्ट 5/2, 5 एंड -5। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which meets the axis in ABC given that the centroid of triangle ABC is the point अल्फा बीटा गामा। देखो इस बार क्या है कि प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है ना। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स वाई एंड जेड ऐसा हमने मान लिया। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, तो मान लो ए यहाँ पे आ गया, और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट करता है, तो ए बी यहाँ पे आ गया, और जेड एक्सिस को सी पे कट करता है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों को जब ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा इस तीनों को, है ना, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, और इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी। देखो हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है, वो प्लेन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट किया, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे और जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे कट किया। तो ये जो तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो उसका सेंट्रॉइड मान लो कि यहाँ पे है ना, और वो सेंट्रॉइड का हम लोग मान लिया जी है, तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ठीक है ना। ये क्या है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। आपको पता होगा क्लास 11th में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। सेंट्रॉइड का जेड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों के जेड कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है, प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए अगर हमें तीनों इंटरसेप्ट मिल जाए, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट है वो ए है, तो ए कॉमा 0 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और वाई एक्सिस को मान लो, वाई इंटरसेप्ट मान लो बी है, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा बी कॉमा 0 हो जाएगा, और जेड इंटरसेप्ट मान लो सी है, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा सी हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, अगर हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अल्फा बीटा गामा गिवन है, याद रखना है, ठीक है। तो आप बोलो सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है अल्फा, ये कैसे आया होगा, तो गिवन, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, अल्फा कामा बीटा कामा गामा,
सही ना, ये दिया हुआ है। तो सोचो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट जो अल्फा है वो कैसे आया होगा, तो इन तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड किया गया होगा। तो क्या लिखेंगे a प्लस जीरो प्लस जीरो, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस जीरो और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगा 3 अल्फा, तो लो एक्स इंटरसेप्ट आ गया 3 अल्फा। इसी तरह से अगर हम लोग बीटा पूछे बीटा कैसे आया होगा, तो 0 प्लस बी प्लस जीरो यानी 0 प्लस बी प्लस जीरो या अपॉन में 3, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू 3 बीटा आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग जेड इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, बोलेंगे गामा कैसे आया होगा, तो 0 प्लस सी अपॉन में 3 किया गया होगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितना आएगा 3 गामा आ जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट हमारे पास आ चुका है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे एक्स बाई ए की वैल्यू 3 अल्फा है तो यहाँ लिखेंगे 3 अल्फा, प्लस वाई बाई बी की वैल्यू 3 बीटा तो यहाँ लिखेंगे 3 बीटा, इक्वल टू जेड बाई सी बोले तो 3 गामा है, इज इक्वल टू सॉरी इक्वल टू यहाँ प्लस होगा और इक्वल टू कितना होगा 1। अब यहाँ से देखो 1/3 कॉमन है, तो 1 अगर 3 कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा प्लस जेड बाई गामा और इक्वल टू 1। इस 3 को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, एक्स बाई अल्फा वाई बाई बीटा और जेड बाई गामा इक्वल टू 3, और ये इसका हो गया प्लेन का इक्वेशन और ये हमारा हो गया आंसर, है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 7 यूनिट की दूरी पे है ना, और ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन बनाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, गिवन d इज इक्वल टू 7 है ना, यानी कि डिस्टेंस दिया ओरिजिन से उस प्लेन पे डिस्टेंस दे दिया 7 यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर कितना दिया है, नॉर्मल वेक्टर दिया है 3i 5j 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ऐसा दिया हुआ है और हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म हम यूज करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल फॉर्म का यूज करने के लिए जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल लेंगे, तो यूनिट वेक्टर को एन कैप बोलेंगे। तो एन कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये आ जाएगा 3i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप, और डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 9, फिर ये आ जाएगा 25 प्लस में 36, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे तो 25 और 9 9 5 और 34 आ जाएगा, 34 और प्लस 36 तो ये कितना आएगा, 6 4 10 के 0 बाकी 1 3 1 4 3 7 70 आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा √70, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ऐसा आ गया। तो ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दे दे और यूनिट वेक्टर दे दे परपेंडिकुलर का, तो इक्वेशन क्या होता था, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो क्या आ जाएगा कि r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे r की जगह r ही रहेगा और n वेक्टर की जगह ये हमारा दिया हुआ है कितना, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप और डिवाइडेड बाय √70 और इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू कितना है 7, और ये इसका हो गया आंसर। हमें वेक्टर फॉर्म में ही छोड़ देना था, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, यानी कि d दे दिया है ना, d की वैल्यू कितना है 6/√29, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर, अच्छा नॉर्मल वेक्टर भी दिया हुआ है ना, वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इतना। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर भी दे दिया है, तो डिस्टेंस भी दे दिया हमारा, नॉर्मल वेक्टर भी दे दिया है, तो कितना है 2i
कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप। तो हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन बताना है ना प्लेन का। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। तो पहले वेक्टर इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर आर वेक्टर की जगह xi प्लस yj प्लस zk रख देंगे और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से और नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है। तो नॉर्मल फॉर्म लगाने के लिए हमें नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे एन कैप। कितना आएगा, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो यहाँ पे एन वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16 है ना। तो अंडर रूट 29 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 बाई अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 बाई अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाई अंडर रूट 29 के कैप। ठीक है ना, तो ये हमारा एन कैप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो लिखेंगे आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो एन कैप की वैल्यू तो हमें दिया हुआ है, कितना है कि 2 बाई अंडर रूट 29 आई कैप माइनस में 3 अंडर रूट 29 जे कैप और प्लस में 4 बाई अंडर रूट 29 के कैप। ठीक है ना, इज इक्वल टू डी। डी कितना दिया हुआ, 6 बाई अंडर रूट 29। तो ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने निकाला है, वेक्टर फॉर्म। अब अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आर वेक्टर को xi प्लस yj प्लस zk में कन्वर्ट कर देना है। तो लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर वेक्टर को लिख देंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। इसका डॉट लेंगे हम लोग 2 बाई अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 बाई अंडर रूट 29 जे कैप और प्लस 4 बाई अंडर रूट 29 के कैप और इज इक्वल टू 6 बाई अंडर रूट 29। ठीक है ना, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i को i के साथ डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x बाई अंडर रूट 29 आ जाएगा। फिर प्लस में सॉरी माइनस में 3y अपॉन में अंडर रूट 29 आ जाएगा। फिर प्लस में 4z अपॉन में अंडर रूट 29 आ जाएगा, अंडर रूट 29 और इक्वल टू 6 बाई अंडर रूट 29। अब ऐसा करते हैं, रूट 29 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 और ये आ गया इसका आंसर। और किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 हमारा कार्टेशियन फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म इतना है, सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।